एक देश जहां आज भी एक जीवित इंसान को भगवान मानकर पूजा जाता है। एक ऐसा देश जो पूरे इतिहास में आज तक कभी किसी विदेशी ताकत का गुलाम नहीं बना। दोस्तों जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां का समय दुनिया की घड़ियों के हिसाब से नहीं बल्कि पहाड़ों की ऊंचाई के हिसाब से सेट होता है। एक ऐसा देश जिसका झंडा दुनिया के बाकी सभी देशों की तरह चौकोर नहीं बल्कि दो तिकोनों से मिलकर बना है। ये वही जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने जन्म लिया और जहाँ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी बादलों से बात करती है। यहाँ के जंगलों में आज भी यति यानी हिम मानव के होने का दावा किया जाता है। इतनी सारी पहेलियां, इतने सारे रहस्य और जगह सिर्फ एक। क्या आप अंदाजा लगा पाएंगे कि हम किस अद्भुत देश की बात कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम रहस्य और रोमांच के सफर पर चलेंगे भारत के पड़ोसी देश नेपाल में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेपाल के वो अनसुने सच जो आपको सिर्फ हैरान नहीं करेंगे बल्कि आपकी सोच बदल कर रख देंगे। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं नेपाल की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। नेपाल चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ यानी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो एशिया महाद्वीप के नक्शे पर दो विशाल ताकतों भारत और चीन के बीच बड़े ही सुरक्षित ढंग से बसा हुआ है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे कुदरत का एक ऐसा किला बनाती है जहां उत्तर में चीन का तिब्बत और बाकी तीन तरफ पूरब, पश्चिम और दक्षिण में भारत की सीमाएं इसे गले लगाती हैं। इसी पहाड़ी खूबसूरती के बीच बसी है इसकी धड़कन और राजधानी काठमांडू। काठमांडू सिर्फ एक प्रशासनिक शहर नहीं बल्कि हजारों साल पुराने मंदिरों, ऐतिहासिक दरबारों और आधुनिक भीड़-भाड़ का एक ऐसा मिश्रण है जो हर सैलानी को अपने रंग में रंग लेता है। अगर यहाँ के बाशिंदों की बात करें तो नेपाल लगभग 3 करोड़ लोगों का घर है। यहाँ के लोग अपनी मीठी बोली, गजब की मेहमान नवाजी और बहादुरी, खासकर गोरखा रेजिमेंट के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। यहाँ के बाजारों की रौनक देखते ही बनती है और इस रौनक का हिस्सा बनने के लिए आपको चाहिए होगी यहाँ की करेंसी जिसे नेपाली रुपया कहा जाता है। मजे की बात यह है कि नेपाल और भारत के रिश्ते इतने गहरे हैं कि भारतीय नोट भी यहाँ कई जगहों पर आसानी से स्वीकार कर लिए जाते हैं। और सबसे अंत में जो चीज आपको यहाँ सबसे ज्यादा अपनापन महसूस कराएगी वो है यहाँ की भाषा। नेपाल की आधिकारिक भाषा नेपाली है। अच्छी बात यह है कि ये भी हिंदी की तरह ही देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है और सुनने में काफी जानी पहचानी भी लगती है, जिससे यहाँ जाकर आपको कभी परायापन महसूस नहीं होगा बल्कि ऐसा लगेगा जैसे आप अपने ही घर के किसी दूसरे खूबसूरत हिस्से में आ गए हो। दोस्तों नेपाल का इतिहास किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। इसमें देवताओं का आशीर्वाद है तो खूनी जंग भी है। इसमें प्यार है तो सत्ता का लालच भी। कहा जाता है कि हजारों साल पहले आज जहाँ काठमांडू शहर बसा है वहाँ एक विशाल झील हुआ करती थी। पौराणिक कथा के अनुसार मंजूश्री नाम के एक चीनी संत ने अपनी तलवार से पहाड़ को काट दिया और उस झील का पानी बाहर निकाल दिया, जिससे वहाँ इंसानों के रहने लायक जमीन बनी। यहीं से नेपाल की सभ्यता की शुरुआत हुई। शुरुआत में यहाँ किरात और लिच्छवी वंश के राजाओं ने राज किया जिन्होंने नेपाल को कला और संस्कृति का पहला पाठ पढ़ाया। फिर आया मल्लकाल जिसे नेपाल का गोल्डन एरा कहा जाता है। आज आप काठमांडू में जितने भी शानदार मंदिर और दरबार देखते हैं वो ज्यादातर इन्हीं मल्ल राजाओं ने बनवाए थे। लेकिन इस दौर की एक बड़ी कमी थी। नेपाल एक देश नहीं था बल्कि ये 22 और 24 जैसे छोटे छोटे टुकड़ों और रियासतों में बटा हुआ था जो आपस में ही लड़ते रहते थे। फिर 18वीं सदी में एंट्री होती है आधुनिक नेपाल के निर्माता गोरखा के राजा पृथ्वी नारायण शाह की। उन्होंने एक सपना देखा इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक विशाल नेपाल बनाने का। उन्होंने अपनी छोटी सी गोरखा सेना के साथ काठमांडू घाटी पर हमला किया और एक एक करके सभी रियासतों को जीत लिया। उनका ये अभियान ही था जिसने नेपाल को एक देश के रूप में नक्शे पर उभारा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। उस समय भारत में अंग्रेज तेजी से अपने पैर पसार रहे थे। उनकी नजर पहाड़ी नेपाल पर भी थी। 1814 में अंग्रेजों और नेपाल के बीच एक भयानक युद्ध हुआ जिसे एंग्लो नेपालीज वॉर कहा जाता है। अंग्रेजों के पास आधुनिक बंदूकें थी लेकिन नेपालियों के पास थी उनकी वफादार, कुकरी और कभी न टूटने वाला हौसला। गोरखा सैनिकों की बहादुरी को देखकर अंग्रेज भी दंग रह गए। हालांकि 1816 में सुगौली की संधि के तहत नेपाल को अपना काफी बड़ा हिस्सा जैसे कि आज का दार्जिलिंग, नैनीताल और सिक्किम खोना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि नेपाल ने अपनी आजादी नहीं खोई और यही वजह है कि नेपाल कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना और यहाँ कभी कोई स्वतंत्रता दिवस मनाया ही नहीं चाहता। आजादी तो बच गई लेकिन देश के अंदर सत्ता का खेल चलता रहा। लगभग 100 सालों तक यहाँ राणा वंश का शासन रहा जहाँ राजा सिर्फ नाम के थे और असली ताकत प्रधानमंत्रियों के पास थी। 1951 में राजा त्रिभुवन ने भारत की मदद से दोबारा शाही ताकत हासिल की और नेपाल में लोकतंत्र की पहली
पहली किरण दिखाई थी। लेकिन आधुनिक नेपाल के इतिहास का सबसे काला दिन आया 1 जून 2001 को। उस रात नारायण हिती राजमहल में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। एक शाही भोज के दौरान क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने कथित तौर पर अपने ही पिता राजा बीरेंद्र और पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया और खुद को भी गोली मार ली। इस घटना ने नेपाल की जनता का राजशाही पर से भरोसा हिला दिया। इसके बाद देश में गृह युद्ध और माओवादी आंदोलन हुए, जनता सड़कों पर उतर आई और आखिरकार 2008 में 240 साल पुराना राजशाही का अंत हुआ और नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र बना। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। लोकतंत्र आने के बाद भी जब सियासी उठापटक और भ्रष्टाचार नहीं रुका तो साल 2025 में नेपाल ने एक नई क्रांति देखी। इस बार सड़कों पर कोई नेता नहीं बल्कि नेपाल का जेन जी यानी आज का नौजवान उतरा। सोशल मीडिया से शुरू हुई ये लड़ाई सड़कों तक आ पहुंची। 2025 के इन युवा प्रदर्शनों ने दुनिया को दिखा दिया कि नया नेपाल अब चुप नहीं बैठेगा बल्कि व्यवस्था बदलने के लिए अपनी आवाज बुलंद करना जानता है। आज का नेपाल अपने उसी गौरवशाली इतिहास और इसी नई युवा सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, नेपाल की असली खूबसूरती सिर्फ यहाँ के पहाड़ों में नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की मुस्कुराहट में बसती है। नेपाली लोग स्वभाव से बेहद शांत, मिलनसार और डाउन टू अर्थ होते हैं। चाहे आप काठमांडू की भीड़-भाड़ में हो या पहाड़ों के किसी दूर दराज गाँव में, आपको हर चेहरे पर एक अलग सी चमक और अपनापन दिखेगा। यहाँ अतिथि देवो भव सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि जीने का तरीका है। वैसे तो नेपाली लोग अपनी बहादुरी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, खासकर यहाँ के गोरखा सैनिक, लेकिन दिल से ये उतने ही नरम होते हैं। अगर यहाँ के रहन सहन की बात करें तो नेपाल में आज भी जॉइंट फैमिली का चलन काफी गहरा है। यहाँ आधुनिकता तो आ गई है लेकिन परिवार की जड़ें नहीं हिली हैं। बड़ों का सम्मान करना और हर सुख दुख में पूरा परिवार एक साथ खड़ा होना यहाँ की संस्कृति की जान है। इसके बाद आता है तिहार। लेकिन तिहार में एक चीज नेपाल को दुनिया से अलग और खास बनाती है और वो है कुकुर तिहार। इस दिन यहाँ कुत्तों को फूल माला पहनाकर और टीका लगाकर उनकी पूजा की जाती है, जो ये दिखाता है कि यहाँ के लोग बेजुबान जानवरों से भी कितना प्यार और सम्मान करते हैं। नेपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कुमारी प्रथा चलती है। यहाँ छोटे बच्चों को विशेष रूप से चुना जाता है और उन्हें कुमारी यानी लिविंग गॉडेस मानकर पूजा जाता है। काठमांडू के कुमारी घर में ये देवियां रहती हैं। मान्यता है कि इनके अंदर साक्षात देवी का वास होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल के बड़े बड़े मंत्री और पहले के राजा भी इनके चरणों में झुककर आशीर्वाद लेते थे। पहनावे की बात करें तो नेपाली अपनी संस्कृति और परंपरा को लेकर बहुत गर्व महसूस करते हैं। पुरुष अक्सर पारंपरिक दौरा सुरुवाल पहने दिख जाएंगे और सिर पर वो मशहूर ढाका टोपी उनकी शान होती है जो नेपाल की पहचान बन चुकी है। वहीं महिलाएं अक्सर पारंपरिक साड़ी या गुन्यो चोलों में नजर आती हैं, जो उनकी सादगी में चार चांद लगा देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि नेपाल एक छोटा और गरीब देश है, लेकिन यहाँ की इकोनॉमी का गणित इतना सीधा नहीं है जितना ऊपर से दिखता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो नेपाल की जीडीपी लगभग 40 से 45 बिलियन डॉलर के आसपास है। तुलना के लिए बता दें कि भारत के कई बड़े शहरों जैसे कि मुंबई या दिल्ली की अकेले की इकोनॉमी नेपाल की पूरी इकोनॉमी से बड़ी है। अब सवाल ये है कि अगर जीडीपी इतनी कम है तो देश चल कैसे रहा है? आम आदमी की कमाई भी यहाँ साल भर में औसतन 1300 से 1400 डॉलर यानी लगभग 1 लाख से 1.25 लाख रुपए ही है। तो फिर पैसा कहाँ से आ रहा है? नेपाल की कमाई के मुख्य 3 इंजन है दोस्तों। पहला है खेती। आज भी नेपाल की लगभग 65% आबादी खेती पर निर्भर है। दूसरा है टूरिज्म, जो नेपाल का सोने का अंडा है। एवरेस्ट की चढ़ाई हो या पशुपतिनाथ के दर्शन, दुनिया भर से लोग यहाँ डॉलर खर्च करने आते हैं। लेकिन तीसरा और सबसे बड़ा इंजन है रेमिटेंस। दोस्तों, ये नेपाल की इकोनॉमी का असली बाहुबली है। नेपाल के लाखों युवा विदेश, ज्यादातर खाड़ी देश मलेशिया, कोरिया में पसीना बहाते हैं और अपनी कमाई वापस देश भेजते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल की जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा इसी रेमिटेंस से आता है। यानी परदेश में काम कर रहे नेपाली ही असल में इस देश की सांसें चला रहे हैं। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की। नेपाल दुनिया को क्या बेचता है? तो बता दें कि यहाँ के हाथ से बने कालीन और पश्मीना शॉल की भारी डिमांड है। लेकिन एक मजेदार बिजनेस सीक्रेट ये है कि नेपाल पाम ऑयल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, जबकि वहाँ पाम की खेती होती नहीं। दरअसल व्यापारी बाहर से कच्चा तेल लाते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं और भारत को बेचते हैं। इसे कहते हैं स्मार्ट बिजनेस। लेकिन दोस्तों, नेपाल में एक चीज है जो आपकी जेब खाली कर देगी और वो है यहाँ का टैक्स सिस्टम। यहाँ इम्पोर्ट टैक्स दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहाँ इंडिया में आप एक बाइक 1 लाख में खरीदते हैं, वही बाइक नेपाल में आपको 3 लाख रुपए मिलेगी। गाड़ियों पर यहाँ 200+ से 300+ तक टैक्स लगता है। इसीलिए नेपाल में कार होना सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि अमीरी की निशानी है। तो क्या नेपाल हमेशा ऐसा ही रहेगा? जवाब है नहीं। नेपाल के पास एक ऐसा खजाना है जिसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है और वो है पानी। नेपाल की नदियां इतनी तेज बहती है कि उनसे हजारों मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है। हाल ही में नेपाल ने भारत और बांग्लादेश को बिजली बेचना भी शुरू किया है। अगर नेपाल ने अपने इस ताकत का सही इस्तेमाल कर लिया तो आने वाले समय में ये एशिया का पावर हाउस बनकर उभरेगा और अपनी गरीबी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगा। दोस्तों, किसी भी
देश की असली ताकत उसकी फौज नहीं बल्कि वहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था होती है। चलिए देखते हैं कि हमारा पड़ोसी नेपाल इन मामलों में कहाँ खड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। नेपाल में सरकार ने कक्षा 10 तक की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में मुफ्त कर रखी है। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। यहाँ सरकारी स्कूलों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ कई राज्यों में देखने को मिलता है। इसलिए नेपाल में भी माँ बाप अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा प्राइवेट स्कूलों में खर्च करना पसंद करते हैं, ताकि उनके बच्चों को अच्छे इंग्लिश मीडियम एजुकेशन मिल सके। काठमांडू जैसे शहरों में तो आपको एक से बढ़कर एक शानदार कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में आज भी बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए पहाड़ चढ़कर और नदियां पार करके जाना पड़ता है। अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, इलाज और अस्पताल। नेपाल का हेल्थ केयर सिस्टम धीरे धीरे सुधर रहा है, लेकिन चुनौतियां अब भी पहाड़ जैसी है। यहाँ के सरकारी अस्पतालों में इलाज सस्ता है और कई बुनियादी दवाइयां मुफ्त मिलती हैं। सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी चलाई है, लेकिन गंभीर बीमारियों के लिए आज भी नेपाल के लोग काठमांडू के बड़े अस्पतालों या फिर भारत आने पर मजबूर है। यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जहाँ इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल लाखों में जाता है और आम आदमी की कमर टूट जाती है, वहीं नेपाल में इलाज का खर्च भारत के मुकाबले काफी कम है। यहाँ डॉक्टर की फीस और हॉस्पिटल चार्ज उतने आसमान नहीं छूते जितना हम मेट्रो सिटीज में देखते हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि नेपाल के पहाड़ी इलाकों में अच्छे डॉक्टर्स और मॉडर्न मशीनों की आज भी भारी कमी है। वहाँ अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे शहर तक लाने में ही घंटों लग जाते हैं, जो कई बार जानलेवा साबित होता है। वैसे नेपाल में औसत लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 71 वर्ष है, जो ये बताती है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद यहाँ की शुद्ध हवा और सादा जीवन लोगों को लंबी उम्र दे रहा है। दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब तक हमने नेपाल की खूबसूरती और अच्छाइयों की बात की, लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा और काला पहलू भी है, जिसे अक्सर सैलानियों की नजरों से छिपा लिया जाता है। सबसे पहला और कड़वा सच है पलायन का दर्द। नेपाल के पहाड़ी गांव आज धीरे धीरे वीरान होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ रोजगार की भारी कमी है। यहाँ का युवा जिसे देश का भविष्य होना चाहिए था, वो आज खाड़ी देशों मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया में मजदूरी करने को मजबूर है। इसका नतीजा ये है कि गांव में सिर्फ बूढ़े माँ बाप बचे हैं अब, जो अकेलेपन और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ये नेपाल की एक ऐसी खामोश त्रासदी है जो आपको बाहर से दिखाई नहीं देगी। दूसरा सच है महंगाई की मार। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन नेपाल में रहना कई मामलों में भारत से भी महंगा है। चूंकि नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है और यहाँ सुई से लेकर गाड़ी तक ज्यादातर सामान बाहर से, खासकर भारत से इम्पोर्ट होता है। इसीलिए यहाँ पेट्रोल, गाड़ियाँ और इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें आसमान छूती हैं। आम आदमी की कमाई कम है, लेकिन खर्च बहुत ज्यादा। तीसरा मुद्दा जो शायद आपको चौंका दे वो है भेदभाव। भले ही कानून बदल गए हों, लेकिन नेपाल के समाज की जड़ों में आज भी जातिवाद गहरा धसा हुआ है। खासकर दलित समुदाय और निचले तबके के लोगों को आज भी सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पहाड़ी लोगों और तराई में रहने वाले लोगों के बीच भी अक्सर राजनीतिक और सामाजिक तनाव देखने को मिलता है। चौथा सच है कुदरत का कहर और प्रदूषण। आप सोचते होंगे कि नेपाल में सिर्फ ताजी हवा है, लेकिन राजधानी काठमांडू की हकीकत कुछ और है। काठमांडू दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बनता जा रहा है। धूल और धुएं ने शहर का दम घोट रखा है। इसके अलावा नेपाल सिस्मिक जोन में आता है, यानी यहाँ कभी भी भयानक भूकंप आ सकता है। 2015 की तबाही के निशान आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। यहाँ की सड़कें, खासकर पहाड़ी रास्ते, दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में गिने जाते हैं, जहाँ हर साल हजारों लोग हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। और आखिरी सच है राजनीतिक अस्थिरता। नेपाल में सरकारें ऐसे बदलती है जैसे मौसम। पिछले 30 सालों में यहाँ 25 से ज्यादा बार प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। इस अस्थिरता ने देश के विकास को रोक रखा है, और यही वजह है कि इतना खूबसूरत देश होने के बावजूद नेपाल आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। दोस्तों, नेपाल की शहरी जिंदगी को समझना है तो सबसे पहले आपको इसकी राजधानी काठमांडू के शोर शराबे में उतरना होगा। काठमांडू कोई आम शहर नहीं, बल्कि एक लिविंग म्यूजियम है। यहाँ की सकरी गलियों में आपको मॉडर्न कैफे और हजारों साल पुराने मंदिर एक दूसरे से सटे हुए मिलेंगे। काठमांडू के बिना नेपाल की बात की जाए शायद ऐसा मुमकिन हो। करीब 15 लाख की आबादी वाला ये शहर 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से काठमांडू में हर साल ठंड का मौसम बना रहता है, और यही वजह है कि लोगों की सबसे पसंदीदा जगह में शामिल है नेपाल का काठमांडू। नेपाल में स्मार्ट सिटी जैसी हाईटेक चीजें तो अभी कम है, लेकिन पोखरा जैसा शहर अपनी साफ सफाई और खूबसूरती के मामले में किसी यूरोपीय शहर से कम नहीं लगता। लेकिन शहरों की इस चकाचौंध से निकलकर अगर आप नेपाल के रास्तों पर निकलेंगे तो आपका सामना एक अलग ही रोमांच से होगा।
होगा। सच कहे तो यहाँ सड़कों का सफर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि ये एक पहाड़ी देश है। यहाँ की सड़कें घुमावदार, सक्रिय और अक्सर गहरी खाइयों के किनारे बनी है। पृथ्वी हाईवे पर गाड़ी चलाना किसी एडवेंचर स्पोर्ट से कम नहीं है। वहीं अगर आप ट्रेन के सफर के शौकीन हैं तो यहाँ आपको थोड़ी निराशा हो सकती है। नेपाल में रेल नेटवर्क न के बराबर है। सिर्फ भारत के जयनगर से नेपाल के जनकपुर तक एक रेलवे लाइन चलती है, जो नेपाल की इकलौती पैसेंजर ट्रेन सेवा है। पर दोस्तों, जहाँ ट्रेन की पटरियां नहीं पहुँचती, वहाँ पहुँचते हैं नेपाल के छोटे हवाई जहाज। यहाँ का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहाड़ों से घिरा है, जो पायलटों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर आप एवरेस्ट के करीब जाना चाहते हैं तो आपको लुक्ला एयरपोर्ट जाना होगा, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है। इसकी रनवे पट्टी इतनी छोटी और ढलान वाली है कि लैंडिंग और टेक ऑफ देखकर ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और अहम हिस्सा है यहाँ के घर। 2015 के भूकंप ने यहाँ के रहन सहन को काफी बदल दिया। पहले जहाँ लोग मिट्टी और ईंटों के पारंपरिक घरों में रहते थे, अब काठमांडू और बाकी शहरों में आपको पक्के और अर्थक्वेक रेसिस्टेंट कंक्रीट के पिलर वाले मकान ज्यादा दिखेंगे। शहर अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी नेपाल में वो गगनचुंबी इमारतें नहीं हैं जो हम दुबई या मुंबई में देखते हैं। और शायद यही सादगी इस देश को खास बनाती है। दोस्तों, किसी भी देश का सफर तब तक अधूरा है जब तक आप वहाँ खाना ना चख ले। और नेपाल का नाम आते ही जुबान पर सबसे पहला नाम आता है मोमोज। जी हाँ, वैसे इसको मोमोज नहीं बोलते, ये सिर्फ मोमो कहलाते हैं। चाहे आप एक मोमो खाएं या 10 मोमो, इसको कहेंगे मोमो ही। तो वैसे तो मोमो हर जगह मिलते हैं, लेकिन नेपाल के मोमो की बात ही कुछ और है। यहाँ के गली नुक्कड़ से लेकर बड़े रेस्टोरेंट तक आपको मोमो के दीवाने हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन ठहरिए, नेपाल का असली नेशनल फूड मोमो नहीं बल्कि दाल भात और तरकारी है। यहाँ एक कहावत बहुत मशहूर है, दाल भात पावर 24 आवर, यानी दाल भात खाओ और दिन भर एनर्जी पाओ। इसके अलावा अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो गुंद्रुक यानी सूखी हरी सब्जी और थुक्पा यानी नूडल सूप जरूर खाएं। दोस्तों, नेपाल घूमने का असली मजा तब है जब आप वहाँ की विविधता को अपनी आंखों से देखें। ये देश छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ घूमने के लिए इतनी जगह हैं कि आपकी छुट्टियां कम पड़ जाएंगी। इस सफर की शुरुआत करते हैं नेपाल की पहचान और दुनिया की सबसे ऊंची जगह से, माउंट एवरेस्ट। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो एवरेस्ट बेस कैंप तक जाना आपके जीवन का सबसे रोमांचक अनुभव हो सकता है। वहाँ पहुंचकर जब आप दुनिया को अपनी नजरों से नीचे देखते हैं तो वो एहसास शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप ट्रैकिंग नहीं करना चाहते तो सीधा पहुंच जाइए पोखरा। पोखरा को नेपाल का पर्यटन की राजधानी कहा जाता है। यहाँ की फेवा झील में नाव की सवारी करते हुए जब आप पानी में माछापुच्छेट पर्वत की परछाई देखते हैं तो सारी थकान मिट जाती है। पोखरा सिर्फ शांति के लिए ही नहीं बल्कि एडवेंचर के लिए भी मशहूर है। यहाँ की पैराग्लाइडिंग दुनिया भर में फेमस है। अब थोड़ा अध्यात्म की ओर चलते हैं। नेपाल को मंदिरों का देश कहा जाता है। राजधानी काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव के भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। ये मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। स्वयंभूनाथ मंदिर काठमांडू के पश्चिम में एक पहाड़ी की चोटी पर करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे काठमांडू का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। यहाँ स्वयंभू स्तूप और मंदिर परिसर टूरिस्ट को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इस मंदिर को मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब आप यहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि मंदिर का स्तूप और परिसर ढेर सारे बंदरों से घिरा रहता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए लुम्बिनी किसी स्वर्ग से कम नहीं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। दोस्तों, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। अयोध्या में ही भगवान राम का जन्म हुआ, लेकिन वहीं बहुत कम लोग को इस बात की जानकारी हो कि जहां माता सीता का जन्म हुआ वो जगह नेपाल में ही है। इस जगह को पूरी दुनिया जनकपुर के नाम से जानती है। जनकपुर नेपाल का एक खास शहर है और यहाँ देखी जाने वाली खास जगहों में से इसी जगह माता सीता ने जन्म लिया था और यहीं भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़कर सीता माता से विवाह किया। वैसे दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें तूफानी करना पसंद है तो नेपाल आपके लिए किसी प्लेग्राउंड से कम नहीं। यहाँ की भोटे कोशी नदी में व्हाइट वाटर राफ्टिंग और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बंजी जंपिंग आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कुल मिलाकर चाहे आप शांति की तलाश में हो या भगवान के दर्शन करना चाहते हो या फिर एडवेंचर का नशा करना चाहते हो, नेपाल बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा है आपका। अब बात करते हैं हम भारतीयों के लिए सबसे जरूरी मुद्दे पर, नेपाल में हमारा स्वागत कैसे होता है। सच कहे तो नेपाल जाना विदेश जाने जैसा लगता नहीं। भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी बोटी का माना जाता है जो सदियों पुराना है। सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीयों को नेपाल जाने के लिए न किसी वीजा की जरूरत है और न ही पासपोर्ट की, सिर्फ एक वैलिड आईडी कार्ड काफी है। आप अपना बैग उठाइए और बस या ट्रेन पकड़कर सीधे बॉर्डर पार। इतना ही नहीं, नेपाल में आपको भारतीय करेंसी एक्सचेंज कराने की भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि वहाँ 100 रुपए तक के
के भारतीय नोट आसानी से स्वीकार कर लिए जाते हैं। वहाँ की फिजाओं में हिंदी गाने गूंजते हैं और लोग हिंदी समझते भी हैं। जब कोई भारतीय वहाँ जाता है तो उसे जो इज्जत और अपनापन मिलता है वो शायद ही दुनिया के किसी और देश में मिले। नेपाल में आपको कभी परायापन महसूस नहीं होगा। बस ऐसा लगेगा जैसे आप भारत के ही किसी खूबसूरत पहाड़ी राज्य में घूम रहे हो। एक सैलानी के तौर पर अगर आप मुझसे पूछे तो नेपाल एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। अगर आप कम बजट में विदेश यात्रा का अनुभव लेना चाहते हैं तो दुनिया में नेपाल से बेहतर कोई विकल्प नहीं। यहाँ आपको वो सुकून और अपनापन मिलेगा जो शायद यूरोप के महंगे शहरों में भी न मिले। और हम भारतीयों के लिए तो नेपाल कोई दूसरा देश है ही नहीं, ये हमारा वो भाई है जिसके साथ हमारा इतिहास, धर्म और संस्कृति सब कुछ जुड़ा है। सरकारें बदलती रहेंगी और कुछ खट्टे मीठे पल आते रहेंगे, लेकिन भारत और नेपाल की जनता के दिलों के तार हमेशा से जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो हमारे प्यारे पड़ोसी नेपाल के बारे में। क्या आप कभी गए हैं नेपाल या भविष्य में वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारी मेहनत को सफल बनाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप दुनिया की किसी भी रोमांचक सफर को मिस न करें। मिलते हैं एक और नए देश और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।